किसान साथियों, इस समय हम हैं सिरोही जिले के एक सफल बागवान किसान छगनलाल जी के साथ में, जिन्होंने बड़ी ही सफलतापूर्वक और सूझबूझ के साथ पपीते की बागवानी की और अच्छा लाभ कमाया। तो आइए जानते हैं और मिलते हैं छगनलाल जी से और देखेंगे उनके बागवानी के सफर के बारे में। छगनलाल जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले छगनलाल जी, हम जानना चाहेंगे कि खेती बाड़ी आप कितने समय से कर रहे हैं? खेतीबाड़ी सर हमारे पूर्वज तो कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन मैंने जब इंटरेस्ट लिया ये गत 5 से 7 साल से लिया है। और खेतीबाड़ी के साथ साथ बागवानी करने का आपको जो ये उपाय सूझा, ये किस प्रकार से सूझा, इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये बागवानी की जहां तक बात है, पहले हमारे जो भी पूर्वज थे वो लगभग ट्रेडिशनल खेती परंपरागत करते थे, लेकिन आजकल जैसे रेडियो है, दूरदर्शन है, इसके माध्यम से कृषि जगत का अखबार निकलता है। पास में पड़ोस ये गुजरात राज्य है हमारा, वहां से मैंने देखा कि बागवानी की खेती करनी चाहिए ताकि अपने को कम समय में अधिक मुनाफा हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने पपीते की एक सफलतापूर्वक खेती की है, एक सफलतापूर्वक बागवानी की है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये उपाय जो है ये कहाँ से सूझा कि पपीते की ही? जहां तक सर पपीते की बात है, वहां पर मैंने ये हमारे पड़ोस में भी रेवदर के पास कुछ गांव है, वहां पर जाकर एक बार मैंने देखा तो वहां पर बहुत बढ़िया अच्छी खेती थी पपीते की। और उन काश्तकारों को मैं मिला तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ये खेती करनी चाहिए। तो मेरे यहाँ पर जो पार्टनर हैं उनको भी मैंने मोटिवेट किया और मैंने गत जुलाई में ये पौधे ला करके लगाए। हम जानना चाहेंगे पपीते की खेती करते वक्त आपने किन किन बातों का ध्यान रखा, कौन कौन से उपाय आपने अपनाए? सबसे पहले जब पपीते की खेती लगी तो मैंने सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाई, लेबोरेटरी में पानी की जांच करवाई कि ये पानी और ये मिट्टी है इसके लिए फिट है या नहीं है। उस जांच के बाद में मैंने पौधे हैं जो ताइवान के रेड लेडी जो 786 है अच्छी किस्म के मंगवाए ताकि कि आने वाले समय में अच्छा प्रोडक्शन दे सके। और ये जो है पानी के हिसाब से मैंने ड्रिप सिस्टम करवा दिया ताकि बूंद बूंद से सिंचाई हो और पानी की बचत हो और बढ़िया खेती हो। जी छगनलाल जी, अब बात करते हैं उत्पादन की। कितने उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हैं इस वर्ष? वैसे सर मैंने ये अभी देख रहा हूँ, मैं जो पौधों का माल लग रहा है, ये जो किस्म है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक पौधा है कम से कम 100 किलो मतलब 1 क्विंटल माल दे सकता है। 1 किलो। और साथ ही साथ जो किसान भाई पपीते की खेती करना चाहते हैं उनको कोई आप संदेश अगर देना चाहेंगे उपायों के तौर पे? मेरा सभी काश्तकार भाइयों से यही संदेश है कि आप नई से नई खेती करें, नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। और पपीते की खेती एक ऐसी खेती है जो कम समय में अच्छी पैदावार दे सकती है आपको, मतलब कि एक पौधा कम से कम 500 से लेकर 1000 रुपए तक की आय प्रदान कर सकता है। और मेरा सभी से यही है कि आप पुराने इन ट्रेडिशनल स्कीमों को थोड़ा बदलाव करके बागवानी की तरफ आए ताकि ये अच्छी खेती भी हो और आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश जाए ताकि अपन समृद्धि में आ सके, अच्छे किसानों की श्रेणी में आ सके। एक अच्छी फसल होने के बाद में हम जानना चाहेंगे कि एक पौधा जो है, एक पेड़ है, तो उससे कितना उत्पादन मिलता है आपको अंदाजन? वैसे पहली बार वैसे मैंने ये खेती की है, लेकिन लगभग सुना था मैंने कि एक पौधा जो अच्छा हो तो कम से कम 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक ये प्रोडक्शन दे सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पपीता है कम से कम मतलब कि 4-5 किलो से अधिक वेट का है और इसमें अभी 100 से ज्यादा पपीते लगे हैं, तो हो सकता है 100 किलो से भी अधिक इसका प्रोडक्शन हो जाए। और ये आप देख रहे हैं इतनी शानदार खेती है और इसका वेट है वो भी काफी अच्छा है और इसकी चमक है, इसकी शाइनिंग है, इसका मतलब जो फिगर है वो भी बढ़िया है और इसका मार्केट बहुत अच्छा होता है। जी, हम जानना चाहेंगे फसल होने के बाद में मार्केटिंग के लिए आपने क्या पहलू ध्यान में रखे हैं? मार्केटिंग किस तरह से करना चाहिए? सर मार्केटिंग की जहां तक बात है तो मार्केटिंग के लिए हमारे यहाँ पर व्यापारी खुद आते हैं और आकर के हमसे संपर्क करते हैं। मेरे यहाँ पर भी कम से कम 15 से 20 बिजनेसमैन आए थे, उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने देखे थे प्रत्येक पौधे को और फ्रूट को, तो यहाँ की क्वालिटी देख करके वो भाव तय करते हैं और मैंने भी उनके भाव से तय कर लिया था। तो वो यहाँ पर खुद आएंगे, उनके लेबर आएंगे, वो उस फ्रूट को देख करके खुद कटिंग करेंगे और उनको ही वो अखबार में लपेट करके ले जाएंगे। अपनी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि तोड़ा हुआ जो भी फ्रूट है पपीते का उसकी गाड़ी तक पहुंचाना, ये अपना काम है। बाकी सब उस बिजनेसमैन जो भी व्यापारी आएगा वो काम करेगा। जी छगनलाल जी, अब हमें बताइए कि खेती की इसकी बागवानी के लिए और इसमें आ रही समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही ने आपको किस तरह से सहायता प्रदान की? कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही से मैंने पहली बार जब संपर्क किया था उस समय डॉक्टर भारद्वाज जी, ओझा साहब और अग्रवाल साहब आए, उनके साथ में और टीम थी। उन्होंने आकर के हमारे यहाँ सब पौधों का निरीक्षण किया था और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि जैसे वायरस वाली बीमारी है, कभी ये पौधे पर फूल कम आ जाते हैं, तो उन्होंने प्लोनोडिक्स है, रेडोमिल है, गोमूत्र है, ये स्प्रे करने की मुझे सलाह दी थी और उसके अनुसार मैंने काम भी किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मुझे मिला था।
और उसके बाद में उन्होंने 15-15 दिन बाद विजिट की थी और विजिट करने के बाद में मुझे जो भी कमी दिखी उसकी पूरी मुझे एडवाइस और सलाह दी थी और उसका रिजल्ट बढ़िया है। और अभी भी 10 दिन पहले आप आकर के गए, उससे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर से 3 डिस्ट्रिक्टों की काश्तकारों की टीम आई थी। उन्होंने भी ये देखा था और उनको भी काफी हद तक अच्छा लगा था और उन्होंने भी ये अपने आप में ये मानस बना लिया था कि हम भी नेक्स्ट जाकर के इसी प्रकार की खेती करेंगे। ये है कृषि दर्शन। आज अपन खड़े हैं छगनलाल जी रावल, जो मगरीवाड़ा के रहने वाले हैं, सिरोही जिले के, जिनका एक सफल काश्तकारी की है इन्होंने पपीते की। आज मैं इनके कुछ वैज्ञानिक पहलू बताना चाहूंगा जिसे इनका बगीचा काफी सफल रहा है और जिले में अग्रणीय बगीचों के अंदर इनको गिना जा रहा है। शुरुआत अपन बात करें कि प्लांटेशन का जो टाइम है या जो पौध है, उससे पहले की जो मैं कहूं आपको कि सबसे पहले आप जो भी किसान भाई है मिट्टी और पानी की जांच करवाएं। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, बहुत ही संवेदनशील है। ज्यादा लवणीय और क्षारीय मिट्टियों में और ज्यादा लवणीय और क्षारीय पानी में इसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो आप मिट्टी पानी की जांच करवाएं। ज्यादा मतलब हेवी मिट्टी, जो इसको काली मिट्टी बोलते हैं, उस प्रकार की मिट्टी नहीं हो, लाइट सोइल हो, अच्छी उर्वरा क्षमता रखने वाली मिट्टी होनी चाहिए। और पानी का जहां तक सवाल है, उसकी ईसी कम होनी चाहिए, 1 या 1.5 के आसपास हो और पीएच जो है वो 7, 7.5 तक पीएच रहेगी, तो उसमें इसका उत्पादन बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में पपीते की खेती में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात है कि आप किस प्रकार की किस्म का चयन कर रहे हैं। पपीते में 2 प्रकार के पौधे होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है, और हमें उस प्रकार के पौधे की जरूरत पड़ती है जिसपे नर और मादा एक साथ एक ही पौधे पे आए। क्योंकि नर और मादा पौधे अलग अलग होंगे तो उसको पहचानना, शुरू में उसको पहचान नहीं पाएंगे। लगभग 6 महीने बाद जब फ्लोरिंग शुरू होती है, फूल आना शुरू होता है, तब हम पहचानेंगे। तो उस समय तक हमें काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि बहुत पौधे नर हो सकते हैं। ऐसे में नर पौधों को हमें निकालना होता है और हमें उत्पादन नहीं मिलता। तो जो हमने छगनलाल जी को जो वैरायटी रिकमेंड की है इस क्षेत्र के लिए, वो रेड लेडी 786 है, जो हर्मोफ्रोडाइट नेचर की है, मतलब उभय लिंगी है, जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के फूल एक ही पौधे पे आएंगे। इसका मतलब ये हुआ किसान भाइयों की जो भी पौधा हम लगाएंगे उसमें 100% प्रत्येक पौधे के ऊपर फूल भी आएंगे और फल भी लगेंगे। हमें कोई भी ऐसा नर या काकड़ा नहीं निकलेगा कि हमें आगे जाकर के निकालना पड़े। तो इस प्रकार से पहले आप किस्म का चुनाव करें और उसके बाद में जो बात आती है कि प्लांटेशन का टाइम, इतना ध्यान रखें कि अगर मिट्टी में कहीं पानी भरने की गुंजाइश हो या बारिश का पानी भरता हो तो एक भारी बारिश होने के बाद में आप प्लांटेशन करें। और सबसे अच्छा टाइम जो है जुलाई अगस्त का महीना, ये 2 महीने बहुत ही अच्छे हैं। बाकी पपीते में जहां पाला पड़ने की कोई संभावना नहीं हो वहां अक्टूबर में भी अपन प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी मार्च में भी इसका प्लांटेशन किया जा सकता है। पर हमने ये देखा है कि सिरोही जिले में या इस क्षेत्र के अंदर जून जुलाई का और अगस्त का महीना प्लांटेशन के लिए सबसे बढ़िया है। उसके बाद में बात आती है कि किस प्रकार से हम पौधों का रोपण करें। पौधों का रोपण करने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं वो है कि लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी। तो लाइन से लाइन की दूरी हम इस प्रकार से रखते हैं क्योंकि आज के समय में खेती में मजदूर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइजेशन हो सके, मतलब मशीनों से काम हो सके, इसलिए पौधे से पौधे की दूरी है वो 7.5 से 8 फीट की रखते हैं, ताकि बीच में बारिश के दिनों में बहुत घास निकलती है और उस घास को हम लेबर से या मजदूर से नहीं निकलवा पाते, तो उसके बीच में से ट्रैक्टर निकल जाए। और पौधे से पौधे की दूरी है वो 5.5 से 6 फीट की रखते हैं ताकि पौधा अच्छे से प्रोग्रेस करे। और लाइनों की दूरी ज्यादा रखने के पीछे एक ये भी है कि सनलाइट जो है जमीन तक पहुंचे ताकि उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो। तो ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा अनुसंधान किया है कि जो साधारणतः रिकमेंडेशन में यह है कि 6x6 फीट पे लगा होना चाहिए, पर हमने इसका थोड़ी लाइन स्पेसिंग बढ़ा करके सनलाइट को नीचे तक पहुंचाने की कोशिश की और उसमें कीट पतंगों का भी थोड़ा प्रकोप कम रहा। साथ साथ में ट्रैक्टर से जो गुड़ाई हो सकी या जो वीड कंट्रोल में जो सहयोग हुआ, उससे लेबर कोस्ट लगभग एक बार की वीडिंग में 6,000 रुपए की कोस्ट आती है, वो ट्रैक्टर से निकालते हैं तो लगभग 500-600 रुपए में अपना काम हो जाता है। तो दूसरी चीज हमने ये ध्यान रखी। और इसमें एक और फायदा ये हुआ कि किसान वीड कंट्रोल बहुत आसानी से कर लेता है। अगर इनिशियल स्टेज पे हम वीड कंट्रोल नहीं करेंगे, खरपतवारों को नहीं रोकेंगे, तो उसी अवस्था में वायरस, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, वो लग जाएगा। और इनिशियली अवस्था में अगर वायरस लग जाता है तो उसके बाद में इस फसल को लेना बहुत कठिन होता है। तो ये किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखे कि हम मैकेनिकल माध्यम से कैसे वीड कंट्रोल कर सकें। उसके बाद में एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है हमें, जैसा इन्होंने इस प्रकार से किया है कि बीच में स्पेस इतना रखा कि जब छोटी अवस्था में
बगीचा था तो इसके बीच में से ट्रैक्टर निकल सके। उसके बाद में बात आती है पानी की, एक बहुत ही खेती के लिए और बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पानी की। तो ऐसे में हमने काश्तकार को प्रोत्साहित किया कि पानी पौधे को धीरे धीरे मिलना चाहिए, कम मात्रा में मिलना चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। इसके लिए हमने छगन जी को ये कहा कि आप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाइए, और इसमें सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदान भी दे रही है। तो इन्होंने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाई और इसमें धीरे धीरे करके पौधों को पानी मिलता है। इसमें तना गलन की समस्या नहीं आती है, एक बहुत बड़ी समस्या है पपीते में। अगर बूंद बूंद सिंचाई अपनाते हैं तो वो तना गलन की समस्या आएगी ही नहीं। दूसरा एक फायदा और होगा कि अगर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं या क्यारियों में पानी भरते हैं तो उसमें सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ जाता है। नमी बढ़ेगी तो कीट बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेगी। तो एक मैं पूरे देशवासी और जो किसान भाई है उनको ये सलाह दूंगा कि आप अगर इस प्रकार की बागवानी करते हैं तो निश्चित रूप से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के तहत ही करें। उसमें कीट, बीमारी, खरपतवार कम होंगे, लेबर कम लगेगी और आपकी लेबर कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, मतलब लागत जो है वो कम होगी। पानी का पूर्ण सदुपयोग होगा, जो बहुत बहुत जरूरी है किसान भाइयों।